नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ एमटीएस की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने क्लासेस चलाई हैं। वो क्लासेस हैं और जनरल साइंस की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है, पॉलिटी की क्लास चलती है, ज्योग्राफी की क्लास चलती है, जनरल अवेयरनेस के जो इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन स्पेशल फॉर डीआरडीओ एमटीएस के लिए हो सकते हैं उन क्वेश्चंस की क्लास है। और एक स्पेशल टॉपिक की क्लास होती है जो कि जीके से ही रिलेटेड होती है, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, जैसे डीआरडीओ से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड क्लास होती हैं। तो लगभग और एक टेस्ट भी होता है, तो लगभग 5 से 6 क्लासें डेली यहाँ पर होती हैं, इस चैनल पर होती हैं। और ये सारी की सारी क्लासें डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं। ओके, आपको बता दूं, जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और सीएचएसएल सीजीएल ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बेस्ट है, क्योंकि स्पेशल फॉर डीआरडीओ क्लासेस भी इस पर अवेलेबल हैं। इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ मिलती है, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर फ्री पीडीएफ मिलती है, डेली शाम को 8 बजे और 9 बजे के बीच में आपको पीडीएफ डाल दी जाती है, जिसमें देखिए हर वीडियो के अंदर हम 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जनरल साइंस के 25 to 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें मैं आपको बताता हूं, तो लगभग एक वीडियो से आपके 100 क्वेश्चंस के करीब हो जाते हैं। ओके, तो अगर आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, पार्ट 6 है इस वीडियो का ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पेज पर और इस पेज में डिस्कस करने वाले हैं हम क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है। देखिए, जो डीटीपी का एक टीका लगाया जाता है, डीटीपी का ये टीका लगाया जाता है डीटीपी का, और बच्चों में लगाया जाता है ये खासकर किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है क्या, टेटनस, डिप्थीरिया और हुपिंग रोग होते हैं, हुपिंग कफ रोग होते हैं। तो 3 रोग टेटनस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ रोग के लिए लगाया जाता है। देखिए, आपसे एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछ सकता है उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि जैसे ये ट्रैकोमा और ग्लूकोमा 2 रोग होते हैं, ट्रैकोमा और एक रोग होता है ग्लूकोमा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, यानी कि शरीर का कौन सा अंग ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग के कारण प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर है आँख। कौन सा, आँख। ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार 2018 में, कि ट्रैकोमा और ग्लूकोमा जो रोग होते हैं वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, आँख को। अब देखिए, जो टिटनेस का रोग होता है, कौन सा रोग होता है, टिटनेस का रोग होता है, तो ये किसको प्रभावित करता है, जो टिटनेस है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र। टिटनेस का जो रोग होता है ये नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और तंत्रिका तंत्र को और कौन से रोग प्रभावित करते हैं, एक रोग होता है पोलियो। पोलियो कौन सा रोग होता है, पोलियो का रोग होता है, जो बच्चों को महीने के संडे को पिलाई जाती है, जो पोलियो की दवा पिलाई जाती है, वो पोलियो का रोग भी किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक रोग होता है रेबीज। कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है, ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और एक आपने देखा होगा मिर्गी आना, जैसे बहुत लोगों को मिर्गी आती हैं, दांतों को भींच लेते हैं एक तरीके से, तो वो मिर्गी भी किसको प्रभावित करती हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो टिटनेस का रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मिर्गी, रेबीज और पोलियो का रोग भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है। जो जैसे वयस्क मनुष्य कैसे बोलते हैं, जिसकी उम्र 18 से लेके लगभग 30 वर्ष के बीच में हो, एक तरीके से वयस्क बोला जाता है, वयस्क बोला जा सकता है। तो उसमें हृदय का चक्र, जो कार्डियक साइकिल होती है, वो उसका समय कितने का होता है। तो ये समय होता है आपका 0.8 सेकेंड का। कितने सेकंड का समय होता है, 0.8 सेकंड का ये समय होता है। ओके, अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो भी समझते हैं। देखिए, कुछ और पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है, हार्ट होता है,
वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो लगभग 72 टाइम्स ये धड़कता है। यानी कितनी श्वसन दर क्या है, एक मिनट में 72 टाइम्स होती है। अच्छा, जो हृदय होता है इस हृदय में क्या होते हैं, फेफड़े भी होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। तो फेफड़ों के कारण फेफड़ों को कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो एक होती है कुकर खांसी। ये क्या करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, कुकर खांसी फेफड़ों को प्रभावित करती है। एक रोग होता है ब्रंकाइटिस का रोग होता है, ये भी किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। एक दमा का रोग होता है, ये भी आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा गर्मियों के समय में निमोनिया हो जाता है, क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ये भी आपके फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है। देखिए, एक होती है मछली। सबसे पहले क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, मछली, मेंढक, फ्रॉग जैसे बोलते हैं, और मानव। ये 3 से क्वेश्चन जरूर आता है। पिछली बार ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, मेंढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ का मतलब होता है चैम्बर का मतलब होता है एक तरीके से कक्ष। और मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, और मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो मेंढक होता है वो एक तरीके का उभयचर होता है, और जो मछलियां होती हैं उसमें श्वसन हेतु अंग है, कौन सा होता है, क्लोम होता है। यानी कि जो मछलियां होती हैं वो गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। किसकी सहायता से सांस लेती हैं, पानी में जब सांस लेती हैं मछलियां तो किसकी सहायता से सांस लेती हैं, गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। देखिए, पानी की बात आई है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति सिलेंडर लेके समुद्र में कूदा, सिलेंडर लेके, जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर लेके समुद्र में कूदता है, तो उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो उस सिलेंडर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिक्स होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, जिसके द्वारा समुद्र में व्यक्ति क्या करता है, सांस लेता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए, नोबेल प्राइज वाटसन और क्रिक को मिला था। किसको मिला था, वाटसन को मिला था और क्रिक को मिला था। जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। देखिए, नोबेल प्राइज क्यों मिलता है, सबसे पहली बात, नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलता है, शांति के क्षेत्र में मिलता है, यानी कोई व्यक्ति शांति को प्रोत्साहित करता है तो शांति के क्षेत्र में मिलता है। तो इन क्षेत्रों में क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज को अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर स्टार्ट किया गया था। ये 1911 में स्टार्ट किया गया था। डेट शायद आप चेक कर लेना एक बार। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज को स्टार्ट किया गया था। और जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसने की खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट की खोज के लिए अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर सभी को क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका जो आंसर है, वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज की थी। जो डीएनए और आरएनए होता है, क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड इनकी फुल फॉर्म होती है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड इनकी फुल फॉर्म होती है। डीएनए और आरएनए के लिए वाटसन और क्रिक को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ओके, और आनुवंशिकता के लिए डीएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो 2-3 क्वेश्चन और भी रिलेटेड इससे पूछे जा सकते हैं बैक्टीरिया की खोज से रिलेटेड। तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो चेचक का टीका होता है, चेचक का टीका होता है, उसकी खोज किसने की थी। तो उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसकी खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक के टीके की। ओके, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज की थी
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विषाणु की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, तो वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने खोज की थी? इवानोवस्की ने खोज की थी। और जो जीवाणु होता है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। वायरस की खोज इवानोवस्की, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने, और आपका चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। और ये आपका क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? जो एग्रोस्टोलॉजी होती है उसमें किसका अध्ययन किया जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन न्यूमेस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमेस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमेस्टिक्स में। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? एग्रोस्टोलॉजी की खोज किसने की थी? किसका अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में? तो घास का अध्ययन किया जाता है, घास फूस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? देखिए, विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले है विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? जो विटामिन शब्द है इसकी खोज 1911 में 1911 में फंक वैज्ञानिक थे, एक फंक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन शब्द की खोज की थी। ओके, और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकमोलन ने। विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकमोलन ने। विटामिन सी की खोज की थी हलकट ने। किसने की थी? हलकट ने। सी से हो गया चल और हलकट, तो चल हलकट। विटामिन सी की खोज किसने की थी? हलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने खोज की थी। किसने खोज की थी विटामिन सी की? हॉपकिंस ने की थी। ओके, तो ये भी आपके क्लियर हो गए किसने किसकी खोज की थी, किस विटामिन की। ओके, अब आपसे पूछा जा सकता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी के कारण बेरीबेरी रोग होता है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ई के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ई के कारण कौन सा रोग होता है? चलिए तो बताइए, विटामिन ई के कारण कौन सा रोग होता है? अच्छा, विटामिन के कारण कौन सा होता है? रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना। विटामिन ई के बारे में आप लिखिएगा, विटामिन ई की खोज किसने की थी। ओके, चलिए तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का ई का होता है टेकोफेरॉल, और विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। जिसने भी मेरे इन वीडियोस को कंटिन्यूसली अगर 15 दिन भी जिसने देख लिया, आई गिव द चैलेंज, गारंटी लेता हूँ सर, बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ वीडियोस के अंदर। किस वजह से? क्योंकि आपको सिर्फ याद हो जाए, आपको रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तुरंत नोट बनाइए, सब कुछ नोट्स बनाइए और उनको तुरंत इसमें लिखते जाइए अपने नोट्स में। जो भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ सारी की सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने कितना बताया आपको, मात्र और मात्र 4 और 3 7 क्वेश्चन कराए। 7 क्वेश्चन पे कम से कम 50 क्वेश्चन मैंने अबाउट इससे रिलेटेड करा दिए। तो आप सोच सकते हो मैं कितना बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा में भी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? जो पीडियाट्रिक्स है उसका संबंध किससे है? बच्चों के रोग से संबंधित होता है जो पीडियाट्रिक्स होता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? जो हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है वो रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? देखिए, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें तब तक के लिए बताता हूँ। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर, जो अल्टीमीटर होता है इससे क्या मापा जाता है? ऊंचाई को मापा जाता है। ऊंचाई के मापक के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है।
नंबर सेकंड आपसे पूछा जाता है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें भी आया था 2018 में, सीजीएल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ओके, रिपीट होता है। तो बैरोमीटर से आपका दाब को मापा जाता है। ब से हो गया बैरो और दाब याद कर लो। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपसे और क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है जैसे रेन गेज होता है, तो रेन गेज से आप समझ गए रेन गेज का मतलब क्या है। रेन माने वर्षा, तो वर्षा के मापक में ये रेन गेज यूज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आपसे पूछा था रिएक्टर, जो रिएक्टर सेल है, रिएक्टर स्केल है, सॉरी, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। जो रिएक्टर स्केल होता है इससे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था फेदोमीटर से क्या मापा जाता है। फेदोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है। जो फेदोमीटर होता है उससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्या मापा जाता है। समुद्र की गहराई को मापा जाता है फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है। फेदोमीटर से। ओके, आपसे और भी क्या पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो क्रेस्कोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ। ओके, मैं मुंह से बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। क्रेस्कोग्राफ, जो क्रेस्कोग्राफ है इससे पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। पौधों के तनों की जो वृद्धि होती है, पौधों की जो वृद्धि होती है उसको मापा जाता है किससे। क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो रक्त का दाब मापा जाता है। क्या, रक्त का दाब को मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, जो हाइग्रोमीटर है इसके द्वारा क्या मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। और जो हाइड्रोमीटर है ये किसको नापता है। आपेक्षिक घनत्व को। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को और हाइड्रोमीटर किसको मापता है। आपेक्षिक घनत्व को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, रेड लेड, इसमें बहुत बड़ा एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, उसे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखने में आपको क्वेश्चन अजीब लगेगा लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। देखिए, रेड लेड, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल नेम होता है, केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका Pb3O4। क्या होता है। Pb3O4। Pb होता है लेड। क्या होता है। लेड। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो रेड लेड होता है इसमें लेड क्या होता है। एक तरीके से शीशा होता है, तो इसमें लेड कितने प्रतिशत होता है। तो 0% होता है, यानी कि इसमें कोई लेड नहीं होता। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि लेड होता ही नहीं, तो ये इसका रासायनिक सूत्र ऐसा ही है। जो रेड लेड होता है, क्वेश्चन पिछली बार आया था, 99% लोगों ने इसका आंसर गलत किया था। और क्वेश्चन पूछा गया था रेड लेड में लेड कितने प्रतिशत होता है। तो 0% लेड होता है, कोई भी इसमें लेड नहीं होता। इसका रासायनिक सूत्र क्या है। Pb3O4। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। देखिए, चीनी को बोलते हैं सुक्रोस। क्या बोलते हैं। सुक्रोस। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है ये सुक्रोस, चीनी को बोलते हैं। शायद इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। सुक्रोस का यही होता है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। देखिए, जो बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं ये किसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं आयरन पायराइट को। आयरन पायराइट। बेवकूफ़ों का सोना कैसे बोलते हैं। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को भी बोलते हैं। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को बोलते हैं क्या। बेवकूफ़ों का सोना, फुल्स गोल्ड बोलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है। देखिए, चंद्रमा के तल से हमें क्या दिखता है। आकाश काला दिखता है। हालांकि हमें अंतरिक्ष में भी आकाश कैसा दिखता है। काला दिखता है। तो चंद्रमा के तल पर आकाश का काला दिखना क्या है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्रिज्म है, हमने इससे कोई प्रकाश किरण डाली, तो ये होता है वायु और ये होता है कांच। इसको बोलते हैं विरल माध्यम और इसे बोलते हैं सघन माध्यम। ओके, तो प्रकाश किरण जाएगी तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, विविग्योर, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। ओके, तो जो 7 रंग हैं विभक्त होना, यही क्या कहलाता है। प्रकीर्णन कहलाता है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसी के कारण जो चंद्रमा है वो कैसा दिखाता है, प्रकाश के विकिरण के कारण ही कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा मीजल्स होने का कारक क्या है। जो खसरा रोग होता है, मीजल्स का रोग होता है, उसके होने का क्या कारण। देखिए, आपको इसकी अगर PDF चाहिए, जितने भी स्टूडेंट हैं इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। DRDO MTS 2020 के नाम से मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर एक ग्रुप फुल हो गया हो तो उसके बाद दूसरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एक बंदा 2 ग्रुप में ज्वाइन प्लीज़ मत होइएगा। ओके, तो क्वेश्चन है आपसे, आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, खसरा मीजल्स होने का कारक क्या है। तो वायरस, और इस वायरस ने तो आज की डेट में जान ले रखी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना % भाग गुर्दे को मिलता है। जो जनरल कंडीशन में अगर देखा जाए तो हृदय से आने वाले रक्त का कितना % भाग गुर्दे को मिलता है। तो 24% क्या मिलता है, गुर्दे को। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना % भाग गुर्दे को मिलता है। तो 24% भाग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉयलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे। तो कारो थर्स 1937 में इन्होंने खोज की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है। तो टिटेनियम, इसे बोलते हैं टाइटेनियम। क्या बोलते हैं, टाइटेनियम का ये अयस्क होता है रोटाइल। ओके, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है। जो लेड ऑक्साइड होता है उसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या होता है, लिथार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, आप बताइए महाराष्ट्र के CM कौन है इस समय। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी दिनों तक यहाँ पर विवाद चला था महाराष्ट्र में। तो CM और राज्यपाल के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस में होता है। तो व्हेल में होता है। व्हेल एक मछली होती है, उसमें होता है। अच्छा, अगर जानवरों की बात की जाए तो आपको बता दो, जो जानवर होते हैं जानवरों में किसका होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। तो जानवरों में बकरी होती है। क्या होती है, बकरी होती है, जिसका जो दूध होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बकरी के दूध का तापमान सबसे अधिक होता है, कितना होता है। तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हमारे यहाँ पर अभी वर्षा का टाइम हो रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपके यहाँ क्या है मौसम का हाल, और अपनी जगह का नाम लिखिएगा, आप कौन सी जगह से हैं, तो मुझे पता चल जाए, आपसे थोड़ा सा कनेक्शन हो सके। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। जो एंटीपायरेटिक की दवा ली जाती है वो किसके लिए ली जाती है, बुखार को कम करने के लिए ली जाती है। किसकी दवा, एंटीपायरेटिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। जो हाइपो रासायनिक होती है फोटोग्राफी में, जो हाइपो है वो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। देखिए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, नंबर 1 पॉइंट ये होता है। नंबर 1 पॉइंट दूसरा एक और क्वेश्चन पूछता है, जो हमारी मूत्र है इसका pH वैल्यू कितना होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था एग्ज़ाम में, CHSL के एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। कई एग्जाम में मैंने देखा है इस क्वेश्चन को। रक्त का pH मान और मूत्र का pH मान जरूर पूछता है। तो जो मूत्र का pH मान होता है, टॉयलेट का जो pH वैल्यू होती है ये होती है 6.4। क्या होती है, 6.4। रक्त का मैंने ब्लड का नाम इस वजह से लिया ताकि आपको याद हो जाए। तो ब्लड का जो pH वैल्यू होती है वो होती है 7.4। यानी कि अगर टॉयलेट की pH वैल्यू की बात की जाए तो 6.4, और ब्लड की pH वैल्यू की बात की जाए तो कितनी होती है, 7.4 के करीब होती है। ओके, बादल गरज रहे हैं बड़ी तेज़ी से, कोई दिक्कत नहीं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दूध होता है, गाय का जो दूध होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है। देखिए, जो बंदा मेरी वीडियोस को रिपीट करके देख रहा होगा उसको अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या करा रहा हूँ और किस लेवल से करा रहा हूँ और कैसे याद करा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो जो दूध होता है उसका पीला रंग होता है। और जो आपने देखा होगा पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, पेड़ों की जो पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं उसके किसका कारण, तो इन दोनों का कारण है कैरोटीन। क्या कारण है, कैरोटीन। तो जो दूध है और जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ओके,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है। जो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी है ये क्या है, अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। जो हाइपोकॉन्ड्रिया की बीमारी होती है वो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में रोगी आंख के किस भाग को प्रत्यारोपण करता है, यानी ट्रांसप्लांटेशन करता है, यानी कि दान करता है, एक तरीके से डोनेट करता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। जो नेत्र की कॉर्निया होती है उसको ही, जो आपकी आंख में काला काला दिखता है सिर्फ वही दान होता है नेत्रदान के अंदर। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, कॉर्निया के ऊपर पलक होते हैं, पलकों का काम क्या है, नेत्रों की रक्षा करना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे ये कोई नेत्र है, ओके, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है जब कोई प्रकाश किरण हमारे नेत्र पर आती है, जिसके कारण आप स्क्रीन पर मेरी इस वीडियो को भी देख पा रहे हैं, तो ये किस कारण, तो यहाँ पर एक होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना होता है। इस रेटिना पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तभी आप वस्तुओं को देख पाते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है आपका रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक वीडियो में आप 100 क्वेश्चन करोगे कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। जो पेलाग्रा रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो पेलाग्रा रोग है ये नियासिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, नियासिन की कमी के कारण होता है पेलाग्रा रोग। ओके, तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है, नियासिन की कमी के कारण होता है। कुछ और रोगों के बारे में मैं बताता, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से अभी इसको नहीं बता रहा हूँ। ओके।